होता है, जॉइंट डायस्टोल होता है, तो फिर सारे चेम्बर्स भी रेस्ट करते होंगे। हाँ, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है? 70 ml। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है कि हमारा जो वेंट्रिकल्स हैं, वेंट्रिकल्स एक बार में कितना ब्लड पंप कर पा रहे हैं। ठीक है, यानी कि वेंट्रिकल से जो ब्लड पंप हो रहा है वो कितना है? 70 ml है। ठीक है, क्या है ये? ईच वेंट्रिकल। ईच वेंट्रिकल 70 ml ईच वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये कार्डिक आउटपुट भी जो हम निकालते हैं वो क्या होता है? ये ईच वेंट्रिकल होता है बेटा। 5040 अराउंड 5 लीटर। ठीक है, ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल टू प्रोमिनेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस। दो साउंड्स हैं जो कि स्टेथोस्कोप से बहुत ही इजीली आप सुन सकते हैं। पहले को लब कहते हैं, जो क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड की वजह से आता है, और दूसरे साउंड को डब कहते हैं, जो कि क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर से आता है। अब इसको हम समझेंगे। देखो, जब ये राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल से नीचे ब्लड आया, ठीक है, जैसे ही नीचे ब्लड आता है वैसे ही, मतलब नीचे ब्लड तभी आएगा जब यहाँ पर ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड खुल जाएंगे, तभी तो नीचे ब्लड आएगा। ठीक है, अच्छा, जब वेंट्रिकल्स पंप करेंगे तो ये जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड है ये बंद होंगे, तो जब बंद होते हैं तो आवाज आती है लब। अब क्योंकि ये बड़े वॉल्व होते हैं तो जब बंद होते हैं तो ऐसे 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 होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से कॉर्डी टेंडिनी लगे हुए हैं ना, यहाँ से, तो ये इनको इन्वर्ट नहीं होने देंगे, यहीं तक आके वो रुक जाएगा इस टाइप से। ठीक है, दोनों तरफ आके रुक जाएगा। अच्छा, इसको हम कहते हैं लब साउंड। तो जब पंप हुआ तो ऐसे बंद हुआ तो लब साउंड आई। ठीक है, जब पंप होता है तो ब्लड जाएगा भी तो, ठीक है, पल्मोनरी एओर्टा में जाएगा या डोर्सल एओर्टा में जाएगा। तो जब जब तक यहाँ पर प्रेशर रहेगा तब तक तो वहां जाएगा। जब यहाँ पर ये रिलैक्स होगा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा, तो ब्लड वापस आएगा ना। तो जब वापस आएगा तो वहां पर सेमिल्यूनर वॉल्व्स ऐसे ऐसे खुल गए थे, यहाँ से ब्लड आया वो ऐसे खुल गए थे, तो जब उधर से वापस ब्लड आएगा तो ये ऐसे बंद होंगे। ठीक है, तो आवाज आती है डब। तो लब दोनों के, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड के बंद होने से, और डब साउंड आती है जब पल्मोनरी एओर्टा का और डोर्सल एओर्टा का सेमिल्यूनर वॉल्व बंद होता है। क्या ये बात क्लियर है? यस ठीक सर। है, ओके। ईसीजी की बात करें, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है और उसमें हमने PQRST के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, एक मशीन होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जिसमें 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स होती है बेटा, 1 टू ईच रिस्ट और 1 टू द लेफ्ट एंकल हम लगा देते हैं। इसको हम कहते हैं अरेंजमेंट। अब ये जो है कॉन्फ़िगरेशन, जो लीड कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, ये अलग अलग टाइप से लगाई जा सकती है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लीड कॉन्फ़िगरेशंस लगाई जा सकती है। तो यहाँ पर 13 लीड कॉन्फ़िगरेशन, 8 लीड कॉन्फ़िगरेशन, 21 लीड कॉन्फ़िगरेशन, हम जो अभी PQRST देख रहे हैं या टिपिकल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हम देखते हैं, या जैसे मूवीज में या जनरली हम देखते हैं, तो वो यही वाला होता है। वो कौन सा होता है? 3 लीड कॉन्फ़िगरेशन, मोस्ट जनरल है ये। ठीक है, सबसे ज्यादा सामान्य रूप से यही वाला लगाया जाता है। तो इसमें पी क्या है? पी बताता है कि ऐसे नोड ने इंपल्स रिलीज कर दी। ठीक है, और वो इंपल्स आसपास के एट्रिया के मसल फाइबर पे फैल गई, और ये जो मसल फाइबर पे फैलने वाली इंपल्स है, इसने क्या कर दिया? आयन एक्सचेंज, आयन इक्विलिब्रियम रिवर्स कर दिया। आयन अरेंजमेंट जो है यहां पर रिवर्स हो गया। ठीक है, रिवर्स हो गया यानी कि which leads to contraction of both the atria। ठीक है, मैं इस बात को और अच्छे से मैं यहां पर लिख देता हूं।
बेटा जब सिग्नलिंग होती है जी सर। तो पहले क्या होता है, मेम्ब्रेन फिनोमिना। मेम्ब्रेन फिनोमिना क्या है? डीपोलराइजेशन। पहले डीपोलराइजेशन होगा, उसके बाद मसल कंसेप्ट आता है। मसल कंसेप्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। जब भी सिग्नलिंग होगी, जब भी इंपल्स पहुंचेगी, तो एक चीज पहले क्या होगी, पहले डीपोलराइजेशन होगा, बाद में कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या शो करता है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स शो करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। डीपोलराइजेशन के तुरंत बाद फिर क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ व्हाट? ऑफ वेंट्रिकल्स। और टी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है? रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन यानी कि रिवर्सल, रीपोलराइजेशन यानी कि regaining of resting potential but not arrangement of ions. Polarization, regaining the normal arrangement of ion. Sodium more outside, potassium more inside. सर अभी लिखने देना। Well, repolarization की बात करते हैं क्योंकि repolarization is all about regaining the actual situation. तो repolarization में जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है आयंस की, उसको रीगेन किया जाता है, लेकिन एक्शन पोटेंशियल आयंस की पोजीशन को नहीं, रेस्टिंग पोटेंशियल को रीगेन कर लिया जाता है। आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई? रेस्टिंग पोटेंशियल जब रीगेन हो रहा है, अगर रेस्टिंग पोटेंशियल रीगेन हो रहा है तो आयंस का कॉन्फ़िगरेशन भी तो रीगेन हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सोडियम आयन बाहर ज्यादा होने की वजह से बाहर पॉजिटिविटी है। ये क्या है? ये पोलराइज स्टेट है। ठीक है, अब क्या होगा? डीपोलराइज स्टेट आएगी बेटा। डीपोलराइज स्टेट में क्या होगा? सोडियम आयन का मूवमेंट अंदर हो जाएगा। ठीक है, और सोडियम आयन अंदर ज्यादा हो जाएंगे। पोटाशियम आयन अंदर ज्यादा होते हैं, लेकिन अंदर कुछ निगेटिव आयंस भी होते हैं जो बाहर नहीं जा सकते, इस वजह से अंदर निगेटिव रहता है ओवरऑल। क्या ये वाला डायग्राम क्लियर हो रहा है? मुझे बताओ, दोबारा से, रुक जाओ, कोई कुछ नोट नहीं करेगा, केवल ये बताओ। सोडियम आयन मेम्ब्रेन के बाहर ज्यादा होते हैं, पोटाशियम आयन मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म में ज्यादा होते हैं। आप कहेंगे सर दोनों मोनोवेलेंट कैटायन है, बात बराबर हो गई। नहीं, यहाँ पर कुछ नॉन डिफ्यूजिबल निगेटिव आयन है जिसकी वजह से अंदर मेम्ब्रेन के निगेटिव ही रहता है। इसको क्या कहते हैं? पोलराइज स्टेट। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा, डीपोलराइजेशन के दौरान क्या होता है? सोडियम आयन चैनल्स खुलते हैं और सोडियम आयन अंदर आ जाता है और अंदर ज्यादा हो जाता है। आपको पता है पोटाशियम ऑलरेडी अंदर जाता था, यस और नो? ठीक, तो अब क्या हो जाएगा? अंदर पॉजिटिव, बाहर निगेटिव। आप कहेंगे सर ये निगेटिव वाले तो अंदर ही हैं, तो बाहर निगेटिव कैसे हो गया? बात यह है, बाहर लेस पॉजिटिव हो गया, उसी लेस पॉजिटिव को हम निगेटिव कह रहे हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है क्या? ठीक है, अच्छा, अब मैं आ जाता हूं रीपोलराइजेशन पे। रीपोलराइजेशन में बेटा पोटाशियम आयन बाहर गया और पोटाशियम आयन बाहर ज्यादा हो गया। अंदर क्या है? निगेटिव आयंस और सोडियम आयंस ज्यादा। अब बाहर पोटाशियम आयन जाने की वजह से बाहर तो हो गया पॉजिटिव और अंदर रह गया अभी निगेटिव। अब मुझे बताओ कि पोलराइज्ड और रीपोलराइज्ड स्टेट को कंपेयर करो। आपके सामने दोनों का डायग्राम बना हुआ है। अब मुझे बताओ कि क्या आयंस के कॉन्फ़िगरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन इक्वल है? देखे जाए तो इक्वली है, क्योंकि मतलब फर्क ये है कि कुछ बाहर है कुछ अंदर है। नहीं बेटा, दोबारा सुनो। आयंस के कॉन्फ़िगरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आयंस की कॉन्फ़िगरेशन पोलराइज स्टेट में क्या है? सोडियम बाहर ज्यादा, अंदर पोटाशियम ज्यादा। तो उस वाले में बाहर पोटेशियम ज्यादा, अंदर वो। तो आयंस के कॉन्फ़िगरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पोलराइजेशन इज नॉट इक्वल टू रीपोलराइजेशन। ठीक है, लेकिन अब मैं बोलूं
कि रेस्टिंग पोटेंशियल या मेम्ब्रेन पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहां पर भी बाहर पॉजिटिव अंदर निगेटिव, यहां पर भी बाहर पॉजिटिव अंदर निगेटिव, तो दोनों इक्वल है कि नहीं है? है? अच्छा, यस सर। पोलराइजेशन तब हुआ जब डायस्टोल की कंडीशन थी। डीपोलराइजेशन कब हुआ? जब वहां पर पोटेंशियल आ गया, इंपल्स आ गई। रीपोलराइजेशन कब हुआ? जब मेम्ब्रेन पर सिग्नल आने बंद हो गए। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि ये डायस्टोल की शुरुआत है? हाँ, कह सकते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि हार्ट मसल फिर से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार है? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जब यहां पर इंपल्स आएगी तो क्या होगा? सोडियम आयन अंदर जाता है ना बेटा, सोडियम आयन तो ऑलरेडी अंदर पहुंचा हुआ है। जब तक सोडियम आयन फिर से इसी तरीके से बाहर नहीं आ जाता तब तक हार्ट की मसल दोबारा से पंप करने के लिए तैयार नहीं होगी। जितना टाइम लगता है उसी को कहते हैं मसल का रिफ्रैक्टरी पीरियड। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो चौथे वाले में क्या होगा? फोर्थ वाले में क्या होगा? फोर्थ वाले में पोटाशियम आयन अंदर, सोडियम आयंस बाहर, और पोलराइजेशन फिर से रीगेन हो गया। फोर्थ स्टेज को क्या कहेंगे? पोलराइजेशन। पहली स्टेज को क्या कहा था? पोलराइज स्टेट। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? दोबारा बता रहा हूं बेटा, पहली स्टेज पोलराइज स्टेट है जिसमें बाहर सोडियम ज्यादा है, अंदर पोटाशियम ज्यादा है। अंदर निगेटिव चार्ज होने की वजह से एक्चुअली पोटाशियम होने के बावजूद अंदर निगेटिव है, बाहर पॉजिटिव है। इसे पोलराइज स्टेट कहते हैं। जब एसिटाइल कोलाइन यहां पर बिखर जाएगा तो वो सोडियम आयन चैनल्स को ओपन कर देता है, और अंदर पोटाशियम ज्यादा थे ही, अंदर सोडियम का भी इन्फ्लक्स हो गया, तो बाहर निगेटिव अंदर पॉजिटिव, डीपोलराइज हो गया। कॉन्ट्रैक्शन हो गया। कॉन्ट्रैक्शन खत्म हुआ। कॉन्ट्रैक्शन खत्म हुआ या हुआ नहीं, एसिटाइल कोलाइन यहां पर बिखरना बंद हो गया, रिलीज होना बंद हो गया। ठीक है, उसके सिनेप्टिक वेसिकल्स बाहर एसिटाइल कोलाइन को स्प्रेड करने बंद कर दिए। तो अब क्या होगा? अब सोडियम आयन चैनल्स आर नो लॉन्गर ओपन, ओके, इंस्टेड पोटाशियम आयन चैनल विल ओपन। तो पोटाशियम आयन बाहर जाएगा, सोडियम आयन तो अंदर है ही, अंदर है। ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन कहें, डिफ्यूजन को फॉलो भी नहीं कर सकता क्योंकि डिफ्यूजन के लिए भी इसको मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी चाहिए, जो इसमें है नहीं। ठीक है, हाइड्रोफोबिक होती है टेल, वो चार्ज को नहीं मानती। ठीक है, तो सोडियम आयन डिफ्यूजन के थ्रू बाहर नहीं जा सकता, प्लस इसके आयन चैनल बंद है, तो क्या करेगा? अंदर ही रहेगा। जो स्टेज यहां पोटाशियम की थी वो स्टेज यहां सोडियम की है, जो स्टेज यहां सोडियम की थी वो स्टेज यहां पोटाशियम की है। दोनों ही मोनोवेलेंट आयन है, इसलिए अगर हम एक्शन या मेम्ब्रेन पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन शुरू हो गया। अब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव हो गया, जैसे रिलैक्स स्टेट में था। तो रिलैक्स स्टेट मिमिक हो गई। लेकिन क्या इस स्टेट में कोई पोटेंशियल जनरेट हो सकता है? कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो सकता है? अगर इस कार्डियक मसल फाइबर को एसिटाइल कोलाइन दिया जाए तो क्या कॉन्ट्रैक्शन होगा? नहीं होगा। क्यों? डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन इज नॉट सेम एज दैट ऑफ पोलराइज्ड स्टेट। उसमें क्या होगा? पोटाशियम आयन अंदर जाना है, सोडियम आयन बाहर आना है, फिर से रीगेन हो जाएगा पोलराइज्ड स्टेट। ये है बेटा कंसेप्ट। क्या ये बात क्लियर हुई? ऐसे तो वो न्यूरॉन में मतलब जैसे वो आपको जो बताया है यहाँ बस पर ऐसे ही। वो एज इट इज हम न्यूरॉन में पढ़ेंगे। बस न्यूरॉन में हम 3 टाइप के आयन चैनल पढ़ेंगे, एक लीक आयन चैनल्स, एक वोल्टेज गेटेड चैनल्स, और एक सोडियम पोटाशियम एटीपीएस। 3 लीक चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल और सोडियम पोटाशियम एटीपीएस। 3 स्पेसिफिक होके पढ़ेंगे। यहां पर हम उन तीनों को नहीं ले आ रहे हैं क्योंकि उससे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। आपको यहां पर जब बच्चे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में डीपोलराइजेशन और कॉन्ट्रैक्शन इनको पढ़ लेते हैं तो फिर न्यूरल में जाकर वो डीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन समझे हुए होते हैं ऑलरेडी, बस उनको आयन चैनल समझने होते हैं, तो वो इजी पड़ता है उनके लिए। तो यहां पर के लिए ये काफी है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो one can determine the heart rate of an individual by seeing the number of QRS complexes. जितने QRS complexes होंगे वही उसकी हार्ट बीट होगी। एक गिवन लीड कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसकी सेम शेप होती है बेटा।
लीड कॉन्फ़िगरेशन क्या, वही मैंने आपको बताया कि 3 लीड कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें अलग अलग लीड्स लगाई जाती हैं बॉडी पे, नंबर ऑफ लीड्स लगाई जाती हैं, उसी को लीड कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अगर इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी है बेटा तो आप बता दोगे कि क्या एबनॉर्मेलिटी है, क्लिनिकली ग्रेट सिग्निफिकेंस इसका है, क्योंकि बिना किसी बायोप्सी ऑटोप्सी के आप बता देते हो क्या गड़बड़ क्या है। अब मुझे ये बताओ बेटा, पी अगर एट्रियल डीपोलराइजेशन बताता है, क्यूआरएस वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन बताता है, और टी बताता है रीपोलराइजेशन को। टी क्या बताता है, रीपोलराइजेशन को। तो मुझे ये बताओ कि अगर एस टी कॉम्प्लेक्स थोड़ा लेंदी होगा तो उसका मतलब क्या होगा। रीपोलराइजेशन में ज्यादा टाइम लग रहा, रीपोलराइजेशन में ज्यादा टाइम लग रहा है तो मुझे ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, ज़्यादा टाइम लग रहा है ना। हाँ, तो कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड से ज्यादा होगी। हाँ, अच्छा हम्म। अच्छा। और अगर पी वेव की बात करते हैं, पी वेव अगर ब्रॉड हुई और थोड़ी सी थोड़ा ज्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब क्या होगा। सर इसका मतलब कि वो उसमें सर मतलब हॉरिजॉन्टल ज़्यादा ऐसे होगी उठी हुई। हाँ बेटा, सर मतलब कि उसमें वो पोलराइजेशन में टाइम लगेगा। टाइम नहीं लग रहा है बेटा, पोलराइजेशन तो हो रहा है, लेकिन वो यस एक्चुअली सर। ज्यादा देर के लिए हो रहा है। एट्रिया डीपोलराइज, पोलराइजेशन नहीं डीपोलराइजेशन। पोलराइज तो पूरा हार्ट डायस्टोल में है ही, यानी एट्रियल डीपोलराइजेशन में टाइम लग रहा है, एट्रिया सिस्टोल करने में टाइम लगा रहा है। ठीक है, एट्रिया सिस्टोल करने में टाइम लग रहा है। अच्छा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की पीक अगर कम हुई, पीक कम हुई तो पीक कम हुई मतलब डिपोलराइजेशन कम हो रही, मतलब वो ब्रॉड होगा। कौन ब्रॉड होगा। ये पी क्यू आर एस वाला ब्रॉड होगा, पीक कम ब्रॉड हुई नहीं तो। कह रहा मैं, पीक कह रहा हूँ, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कह रहा हूँ मैं। एल्टीट्यूड कम हुई तो मतलब ये जल्दी हो जा रहा। गलत। यस सर। टाइम एक्स एक्सिस पे है, तुम्हें शायद ये हम्म। कंफ्यूजन हो गया। सर अगर ये ब्रॉड होती मतलब QRS। बेटा ब्रॉड मैंने बोला ही नहीं, मैं कह रहा हूँ क्यूआरएस की पीक आधी है, मान लो आधी है, पीक आधी है, तो मुझे बताओ कि क्या चल रहा है हार्ट में। सर इसमें जो वो है डीपोलराइजेशन है हम्म, वो जल्दी से खत्म हो गया। बेटा जी क्यों ऐसे कर रहे हो आप। सर मतलब ये डीपोलराइजेशन को एक नहीं वो प्लीज, अब करता है रहने ना, दो, शो करता है। अब रहने दो, अब रहने दो। टाइम ये है, मुझे साफ साफ ये बताओ कि एक्स एक्सिस पर, लिख देता हूं भाई, लिख देता हूं, लो लो, एक्स एक्सिस पे अगर टाइम है और ये ग्राफ जो है, ये मैं कह रहा हूं इसकी पीक आधी हुई है, इसकी पीक आधी हो गई, तो मुझे ये बताओ कि जो टी टाइम है इस पे कोई फर्क पड़ेगा या पोटेंशियल पे फर्क पड़ेगा। वाई एक्सिस में इसकी वैल्यू चेंज हुई है या एक्स एक्सिस में हुई है। सर पोटेंशियल में फर्क पड़ेगा क्योंकि बहुत कहां से फर्क पड़ गया, मैं यही तो कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं पीक आधी हो गई, तो कह रहे हो अच्छा ब्रॉड हो गई, अच्छा टाइम लगे, टाइम क्यों लगेगा, मैंने कहा पीक आधी हुई है, पीक हाफ हो गई, पीक हाफ हो गई यानी कि उतना पोटेंशियल नहीं ले पा रहा वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में पुरकिंजे फाइबर्स जो है उतना ज्यादा स्टिमुलस उसको नहीं दे पा रहे, नहीं दे पा रहे तो क्या होगा। सर जैसे जो डीपोलराइजेशन को अफेक्ट कर मतलब शो करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, तो उसकी एवी से तो कम वो लगेगा ना उसमें। हाँ, क्या कम लगेगा। सर अफेक्ट उसका कम होगा ना हाँ, क्या मतलब। इफेक्ट होता है, सर क्या इफेक्ट होता है क्यूआरएस का। सर क्यू, क्यू, डीपोल हाँ, सर डीपोलराइजेशन को डीपोलराइजेशन मतलब क्या। सर इम्पल्स स्प्रेड होता है ना जैसे। हाँ बेटा, इस इम्पल्स स्प्रेड होता है तो उससे होता क्या है डिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन से अल्टीमेटली होता क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो अगर डिपोलराइजेशन यहाँ पर ठीक से नहीं हो रहा तो क्या ठीक से नहीं हो पाएगा, कॉन्ट्रैक्शन। और अगर कॉन्ट्रैक्शन ठीक से हो पाता है तो होता क्या है एक्चुअली। सर कॉन्ट्रैक्शन ढंग से हो जाता है तो फिर
तो ब्लड का क्या होता है, ब्लड रिसीव होता है या ब्लड पंप होता है? सर पंप होता है ना? हाँ बेटा, ब्लड पंप होता है, तो ठीक से डिपोलराइजेशन नहीं है तो ठीक से कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा और ठीक से ब्लड पंप नहीं होगा। ब्लड पंप नहीं होगा, यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा बढ़ेगा? कम होगा। कम होगा। कार्डियक आउटपुट कम होगा बढ़ेगा? सर कम होगा। कम होगा। डबल सर्कुलेशन, रेगुलेशन और डिसऑर्डर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे।